नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कल हम लोगों ने जैन धर्म से संबंधित सभी प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से हल किया। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। हमारे सामने पहला प्रश्न है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। देखिए, हम देखते हैं कि जब बौद्ध धर्म का पतन होता है, ठीक, तो शैव तथा भागवत धर्म जन्म लेता है हमारे इतिहास में। ठीक, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अधिक थी। क्या पार्थियन की देन अधिक थी, हिंद यूनानी की देन अधिक थी, कुषाणों की देन थी, या गुप्त की देन थी। ठीक, तो हम देखते हैं कि जो भागवत धर्म है उसकी चरमोत्कर्ष में गुप्त की देन ज्यादा थी। गुप्त राजाओं का जो है देन ज्यादा था। अब देखिए, कह रहा है भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे, अतः उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। ठीक, अब देख लीजिए, अगर हम विष्णु का जो वाहन था गरुड़, हम देखिए गुप्त जो है क्या अपने राज चिन्ह बना रहे हैं। ठीक, अब आइए हम लोग छोटी छोटी मगर मोटी बातें देख ले। ठीक है, भागवत धर्म से देखिए, अगर आपसे पूछे कि भागवत धर्म का संस्थापक कौन था, ठीक, हम भागवत धर्म की बात कर रहे हैं, शैव धर्म की नहीं। ठीक, तो भागवत धर्म का अगर संस्थापक पूछे कौन था, ठीक, तो वासुदेव कृष्ण थे। कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे। कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे। अच्छा, ये क्या थे? तो ये एक विष्णुवंशीय यादव कुल के नेता थे। क्या? विष्णुवंशीय, विष्णुवंशीय यादव कुल के क्या थे? नेता थे। यादव कुल के ये नेता थे। कौन? वासुदेव कृष्ण। ठीक, हमसे पूछे कि भागवत धर्म के जो संस्थापक थे बताइए कौन है, या वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन है, ऐसे पूछ सकता है। और देखिए एक चीज और, जो भागवत धर्म है ना, या नहीं, जो कृष्ण जी हैं उनका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कृष्ण जी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है, श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक, अच्छा, उसमें क्या हुआ? तो उसमें जो है कृष्ण को देवकी पुत्र व ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। ठीक, जो छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है सर्वप्रथम, उसमें क्या हुआ? देवकी का पुत्र बताया गया। ये तो हमें पता है देवकी का पुत्र, लेकिन एक बात और सुनिए, उसमें ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। कौन? ऋषि घोर अंगिरस, इनका नाम था ऋषि घोर अंगिरस का क्या है? शिष्य बताया गया। किसे? श्री कृष्ण को। अब देखिए, अब हम लोग कुछ और बातें जान ले। देखिए भागवत धर्म में था क्या। देखिए, भागवत धर्म में सबसे बड़ी बात ये जानिए कि इसमें सूर्य की पूजा होती थी। भागवत धर्म में क्या था? सूर्य की पूजा होती थी। ठीक, और क्या है, जो भागवत धर्म का सिद्धांत है ना, वो भगवत गीता में निहित था। ठीक, अब देखिए हम लोग व्याख्या को पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। हमने देखा व्याख्या में कि जो विष्णु का गरुड़ था, गरुड़ चिन्ह था विष्णु के वाहन का, वो गुप्तों का राज चिन्ह था। और भागवत तथा वैष्णव धर्म के चरमोत्कर्ष में गुप्त राजाओं का योगदान सबसे अधिक था। ठीक, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है। ठीक, हमसे पूछा जा रहा है कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं जब हिंदी साहित्य के इतिहास में, हम लोग आदिकाल में पढ़ते हैं कि नाथ, सिद्ध और योगी की चर्चा। ये पूछा ये जा रहा है ना कि भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। क्या उत्तर भारत में बनाया, क्या दक्षिण भारत में बनाया, पूर्वी भारत में बनाया, या पश्चिम भारत में बनाया। देखिए लेटेस्ट प्रश्न है, बीपीएससी 2023 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। हमसे सीधे देखिए नॉर्मल पूछा जा रहा है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। अब देखिए, कह रहे हैं नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इनके विचार से निराकार परम सत्य सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। ठीक, अब देखिए आगे कह रहा है कि इसके लिए इन्होंने योगासन
प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। हम जब देखते हैं कि नाथ संप्रदाय में किसका प्रवर्तन, हठ योग का प्रवर्तन होता है, ठीक है। हठ योग साधना द्वारा सिद्धि की प्राप्ति। अब देखिए हमारे सामने अगला जो, अब हम लोग अगले टॉपिक पे, किस टॉपिक पे प्रश्न हल करेंगे, तो हमारा अगला टॉपिक है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा कैसी थी। ठीक, देखिए हमें इसमें क्या जानना है, हमें कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें इसमें भी जानना है। ठीक, देखिए मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य में अगर हम बात करें, ठीक, तो उसमें कुछ प्रमुख राजवंश थे। पहले हम लोग देख ले हर्यक वंश में कौन कौन था। देखिए इसमें ये था ना कि बेटा अपने पिता को मार के ना गद्दी पे बैठता था इस वंश में। ठीक, अब देखिए हर्यक वंश, अगर हमसे पूछे कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, हमसे पूछ ले कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार था। कौन था, बिंबिसार था। हमसे कभी पूछ लेना कि इसके चिकित्सक का क्या नाम था, कई बार परीक्षाओं में पूछा कि इसके चिकित्सक का क्या नाम था, जीवक नाम था। क्या नाम था, जीवक नाम था। ठीक, हमसे पूछ ले उसके बाद बिंबिसार के बाद कौन गद्दी पर बैठा, हाँ, तो बिंबिसार के बाद उसी का पुत्र था कौन, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु ने क्या किया, अपने पिता की कर दी हत्या। किसने, अजात शत्रु ने, और ये गद्दी पे बैठ गया भाई साहब। अब देखिए घोर कलयुग वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक, अब देखिए अजात शत्रु क्या करते हैं, अपने पिताजी की हत्या कर देते हैं और गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक, अब जैसी करनी वैसी भरनी, अजात शत्रु की भी हत्या हो जाती है। ठीक है, कौन हत्या कर देगा, तो उन्हीं का लड़का करेगा। ठीक, उदयन, उनका लड़का कौन था, उदयन। हम्म, और इसी उदयन ने क्या किया था, जो पाटलिपुत्र थी ना, पाटलिपुत्र, उसको अपनी राजधानी स्थानांतरित करता है। ठीक, पाटलिपुत्र को ये अपनी राजधानी स्थानांतरित करता है उदयन। मतलब देखिए हर एक वंश का अगर संस्थापक पूछे तो बिंबिसार, बिंबिसार के बाद कौन बना, तो अजात शत्रु, बिंबिसार की हत्या कर देता है। ठीक, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो इसका राजवैद्य था बिंबिसार का जीवक, इससे बहुत ढेर सारे प्रश्न मिलते हैं। ठीक, और देखिए अजात शत्रु को कौन मार देता है, उसका पुत्र उदयन मार देता है। ठीक, अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक, हमसे प्रश्न में पूछ रहे हैं कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, ठीक, क्या उदयन थे, अशोक थे, बिंबिसार थे, महापद्मनंद थे। ठीक है, अब देखिए इसमें बड़ा विवाद की स्थिति है। क्या विवाद है, आयोग ने मतलब बीपीएससी ने एक बार परीक्षा में इसमें क्या मान लिया है, इसमें माना पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, अजात शत्रु थे। कौन, अजात शत्रु मान लिया है। ठीक, थोड़ा विवाद का विषय है, लेकिन देखिए अगर हमसे पूछ ले पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, अगर हमें विकल्प में दिख जाता है सबसे पहले अजात शत्रु, ठीक है, तो अब विवाद ही खत्म है, विवाद ही खत्म है। लेकिन देख लीजिए अगर अजात शत्रु नहीं है तो हमें उदयन को सही मानना होगा, उदयन को सही मानना होगा। और इसमें जो आयोग ने, आप देखेंगे कि आयोग ने इसका उत्तर ए ही माना है। ठीक, अब देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के तट पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। बहुत महत्वपूर्ण कि पूछता है ना, किसने जो है मगध की जो राजधानी थी राजगिरी, उससे पाटलिपुत्र कर दिया। समझिए बात को, ये प्रश्न पूछता है परीक्षाओं में। देखिए पीसीएस में भी ढेर सारे प्रश्न इससे बनते हैं। कि जैसे देखिए एक बार पीसीएस में, ठीक है, 2011 में प्रश्न बना कि मगध की जो राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी कौन थी। ठीक, अब देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिए, प्रारंभिक राजधानी पूछे तो क्या होगा, प्रारंभिक राजधानी, राजधानी यदि हमसे पूछे तो राजगिरी होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि राजगिरी से क्या कर दिया इन्होंने, इन्होंने राजगिरी से कर दिया क्या, राजगिरी से कर दिया पाटलिपुत्र। हाँ, पाटलिपुत्र। हम्म, अभी एक प्रश्न यह भी बनता है कि किसने, किसने जो है मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र की, तो उसका सही उत्तर होगा उदयन ने की। किसने की, उदयन ने की। ठीक, अब देखिए एक बार प्रश्न बना बीपीएससी 2011 में, प्रश्न बना, क्या पूछा, हमसे ये पूछा ना कि अजात शत्रु जो थे उनके वंश का नाम क्या था।
ठीक है। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? देखिए, मगध साम्राज्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं परीक्षा में। तो हम लोग ये जान लें कि सबसे पहले है बिंबिसार। ठीक, बिंबिसार। उसके बाद कौन है? बिंबिसार के बाद कौन है? तो बिंबिसार के बाद सर अजात शत्रु है। ठीक, अब इनकी हत्या यही करते हैं। ठीक है, इनकी हत्या ये इनके बच्चे कर देते हैं, अजात शत्रु हो गए। ठीक, उसके बाद कौन है सर? तो उसके बाद उदयन है। ठीक, उदयन के बारे में एक बात हमेशा जहां दिखे वहां ये तो सोचिएगा ही भाई, यही थे जो मगध की जो राजधानी थी राजगिरी से कहा कर देते हैं पाटलिपुत्र, और कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। अब देखिए, एक प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बिंबिसार का जो चिकित्सक था उसका नाम जीवक था, इससे भी प्रश्न बना है। और यही जीवक को क्या बिंबिसार कहाँ भेजते हैं? जब अवंती के शासक चंड प्रदोत, ठीक है, एक बार पूछा प्रश्न कि अवंती के शासक का क्या नाम था, तो इनका नाम था क्या था? चंड प्रदोत। तो चंड प्रदोत क्या क्या होता है, जब मित्रता हो जाती है बिंबिसार से, तो बिंबिसार अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेज देता है, और ये परीक्षा में कई बार प्रश्न बना। ठीक, अब देखिए हम लोग समय को जान ले कि हर एक वंश में किसका कितना शासनकाल था, हर एक वंश का समय क्या था। ठीक है, अभी देखिए ये सारी बात जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, इससे देखिए इतने प्रश्न अभी आपको कुछ करना ही नहीं है, सारे प्रश्न हल हो जाएंगे आराम से। ठीक, अब देखिए हर एक वंश को हम देखें तो छठी शताब्दी में इसका उदय होता है। ठीक, पहली बात तो ये जान लीजिए। अगर हर एक वंश का समय पूछे, देखिए हर एक वंश में तीन लोग हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी हैं, लेकिन तीन बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक वंश का अगर हम समय पूछे तो 544 ईसा पूर्व से, हाँ, 544 ईसा पूर्व से कितना है? 412 वर्ष, 12 ईसा पूर्व। ठीक, अगर अब हमसे बिंबिसार का पूछ ले, बिंबिसार का, हाँ बिंबिसार का समय पूछ ले कि भाई बताओ कब से कब तक था। ठीक, तो हम देखते हैं हर एक वंश पूरा 412 तक है, 444 से ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व पूरे हर एक वंश का समय है। लेकिन बिंबिसार का समय पूछे तो 544 से 492 ईसा पूर्व। हमसे अजात शत्रु का समय पूछ ले, अजात शत्रु का समय पूछ ले तो कितना होगा? 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। हमसे पूछ ले कि उदयन का समय क्या था, हाँ, तो 460 से 412, 412। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हर एक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व इसका समय है। ठीक, और पहला तो हम लोग बता ही लेंगे बिंबिसार। तो देखिए इसका उत्तर क्या है? पाटलिपुत्र के अगर संस्थापक को देखें तो देखिए संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक अजातशत्रु माने जाते हैं। किसी किसी पुस्तकों में उदयन भी दिया है, और यहाँ आयोग ने खुद उदयन उत्तर माना है। तो हमारे सामने ऐसी स्थिति में जब अजातशत्रु विकल्प में नहीं है और संस्थापक पूछ लिया तो हम उदयन मार के बच जाए, क्यों वहां अपना ज्ञान दिखाना। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा, ठीक, अगला प्रश्न देखिए, मामला गंभीर है। कह रहे हैं कि देखिए हमसे पूछ ले पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। देखिए अगर हमसे ये पूछ लेना कि किसने राजधानी बनाया, ठीक है, देखिए पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र का संस्थापक पूछे तो हमें उस विकल्प में अजातशत्रु खोजना है। लेकिन ये पूछ ले किसने जो है, अब देखिए राजगिरी थी मगध की राजधानी, राजगिरी से क्या किया इन्होंने, राजगिरी से इन्होंने क्या कर दिया? पाटलिपुत्र। और ये थे भाई साहब उदयन। कौन? पाटलिपुत्र बनाने वाले कौन थे? उदयन। उदयन थे। अगर इनका शासनकाल हम देखें, देखिए अगर ऐसे बार बार चर्चा करें ना शासनकाल का तो याद हो जाएगा। देखिए पूरा हर एक वंश का अगर हम समय देखें तो हमारे सामने ये आता है कि 544 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। ठीक है, ये तो है भाई साहब पूरा समय। और उसमें भी अगर हमसे पूछे उदयन का समय तो एकदम लास्ट वाला चलिए, 400 ईसा पूर्व से 412, 48 वर्ष तक गद्दी पर बैठे यही। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन बैठा? तो पिताजी जो इनके बाबा थे बिंबिसार, ठीक है, ये 52 वर्ष तक बैठे। अजात शत्रु 32 वर्ष तक बैठे। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न होगा, तो देखिए इसमें तो कोई सही उत्तर ही नहीं है। ठीक है, तो इसको तो यफ करना चाहिए, इसमें देखिए कोई सही उत्तर नहीं है। अब देखिए अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? देखिए अब वही बात आ गई, अभी जो हम लोगों ने छोटी छोटी मगर मोटी बातें देखा, अब वहीं से ढेर सारे प्रश्न। कह रहे बिंबिसार थे, अजात शत्रु थे,
उदयन थे या चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक, अब देखिए हमको ये पता चल गया कि जो है उदयन ने, ठीक है, इसका नाम उदायन भी मिलता है, उदयन भी मिलता है, ठीक, उदयन भी मिलता है, उदायन भी मिलता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पाटलिपुत्र जो है, राजगिरी से पाटलिपुत्र ले जाने का काम किसने किया? उदयन ने किया। ठीक है, उदयन ने राजगिरी से क्या है, पाटलिपुत्र ले जाने का काम किसने किया? तो उदयन ने किया। उदयन कब से कब तक गद्दी पर बैठा था? तो 460 ईसा पूर्व से, ठीक है, कितना, 412 ईसा पूर्व। ठीक है, यही डेडलाइन है हर एक वंश की। अब देखिए फिर हमारे सामने अगला प्रश्न। हम्म, प्रश्नों का सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि ये आयोग है। हाँ, अब देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? अब देखिए वहां पे देखिए अभी सही माने हैं क्या, संस्थापक कौन था? तो मान लिए थे कि उदयन, और उस विकल्प में अजातशत्रु नहीं थे। अब देखिए वही प्रश्न बीपीएससी 2000 में पूछा गया प्री की परीक्षा में, शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। तो किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया या पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, यही तो मतलब निकल रहा है। तो अजातशत्रु थे। लेकिन ये पूछे हमसे कि किसने पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र कर दिया, अगर ये हमसे पूछ ले तो हमें तुरंत बताना होगा मित्रों क्या, कि भैया उदयन थे। उदयन, और इनका जो शासन काल है, केवल ये 48 वर्ष बैठे थे गद्दी पे, और कब से कब, 460 ईसा पूर्व से 412। देखिए हम इतनी बार लिखेंगे ना कि ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, अब बिंबिसार कब बैठे थे? हाँ, तो बिंबिसार 544 से कितना बैठे थे, 492। कुल अगर हम देखेंगे वर्ष में तो निकल जाएगा कितना, 52 वर्ष। ठीक है, 52 वर्ष। 52 वर्ष निकल गया। अब देखिए बचे हमारे अजातशत्रु, यही भाई साहब सबसे कम बैठते हैं, कितना, 32 वर्ष। कितना, कब से कब, 490 से, ठीक है, 492 से कितना, 460। 460, अब घटा दीजिए, 32 वर्ष आ जाएगा। ठीक, अब जहां ये लोग दिखेंगे वहां यही बात हम लोग बार बार करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका सही उत्तर हो गया कि किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो सही उत्तर हो गया अजातशत्रु ने। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न, हमसे कह रहे हैं किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ठीक है, अब देखिए वही बात, क्या, राजगिरी से मगध की राजधानी किसने राजगिरी से पाटलिपुत्र बना दी? हाँ, तो पाटलिपुत्र, और देखिए पाटलिपुत्र में छोटी ई की मात्रा है, मूल स्वर ई की मात्रा है। ठीक है, और उदयन अगर हम लिखते हैं जब, उदयन, देखिए मूल स्वर ई की मात्रा है। देखिए ऐसे हम समझ सकते हैं कि उदयन द्वारा कर दिया गया। अब देखिए कह रहा है हमसे अगला प्रश्न, क्या, हमसे अगला प्रश्न कह रहे हैं कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ठीक है, क्या अनर्त कहा जाता था, ठीक है, या तक्षशिला कहा जाता था, या फिर चोल कहा जाता था, या उपयुक्त में से एक से अधिक है? ठीक है, अनर्त भी, तक्षशिला भी, चोल भी, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए जो गंगा का दक्षिण क्षेत्र था ना, वो मगध के नाम से जाना जाता था, लेकिन भाई साहब इसमें तो कुछ ऐसा नाम दिया ही नहीं है मगध, तो इनमें से कोई नहीं आंसर सही हो जाएगा। अगर हमसे पूछे प्राचीन काल में जो गंगा था उसका दक्षिण का क्षेत्र क्या कहा जाता था, तो मगध कहा जाता था, मगध। मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो ऑप्शन में है नहीं तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सही हो गया। अब देखिए तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। ठीक है, मान लीजिए दो नदी है और उसके बीच में तक्षशिला है। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। ठीक, चोल शासक कहाँ थे, गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित थे। अनर्त प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। ठीक है, अनर्त क्या था, प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। ठीक, भारत में क्या था, वैदिक कालीन एक साम्राज्य क्या था, अनर्थ था। तो हमें ये पता चल गया कि प्राचीन काल में गंगा का जो दक्षिण का क्षेत्र था वो क्या कहलाता था, मगध कहलाता था। मगध ऑप्शन में नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर हो गया। लेकिन हमसे आगे ये पूछ ले कि गोदावरी नदी के दक्षिण में कौन सा वंश स्थित था, तो चोल वंश स्थित था। ठीक है, चोल। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने,
अब देखिए इसको अगर हम थोड़े भी गंभीरता से प्रश्न को शुरू में देखे होंगे ना, कह रहे हैं प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? क्या यह चौथी शताब्दी में हुआ? ठीक है, छठवीं शताब्दी में हुआ, दूसरी शताब्दी में हुआ, पहली शताब्दी में हुआ? हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि हर्यक वंश, हाँ हर्यक वंश, इसका शासनकाल यदि हम देखें तो 544 ईसा पूर्व से, ठीक है, 544 ईसा पूर्व से कितना, ठीक, 412 ईसा पूर्व। ठीक, तो हमें एकदम स्पष्ट पता चल जा रहा है कि सर इसका समय छठवीं सदी होगा। और जब हम लोग प्रश्न शुरू कर रहे थे ना, तो वहीं पे लिखा था कि छठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, छठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। अब देखिए वहीं से प्रश्न है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो छठवीं शताब्दी में हुआ। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष छठवीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, अब मगध क्या था? तो मगध के बारे में ये जानिए, जो 16 जनपद थे ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे 16 जनपद, उसमें से एक था भाई साहब मगध। ठीक है, मगध क्या था? उन 16 जनपदों में से एक जो है जनपद था क्या, महाजनपद था क्या, मगध। ठीक, आपको पता होनी चाहिए इसकी राजधानी क्या थी। तो उस समय तो भाई राजगिरी थी। राजगिरी, इसी को गिरी ब्रज भी मिलता है, गिरी ब्रज। ये कहाँ था? ये दक्षिणी बिहार में था। लेकिन उदयन आते हैं वो पाटलिपुत्र बनाते हैं, उदयन मूलस्वर ई वाले, और फिर पाटलिपुत्र मूलस्वर ई। हाँ, अब देखिए व्याख्या में क्या कह रहे हैं, व्याख्या में बता रहे हैं ना कि प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक थे कौन? राजा बिंबिसार। ठीक है, वह हर एक वंश का संस्थापक था। मगध का उत्कर्ष छठी ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी में हुआ। हाँ, हमें एक बात पता चल गई, जो मगध का उत्कर्ष हुआ कब हुआ? तो छठवीं शताब्दी में मगध का उत्कर्ष हुआ। ठीक, अब हमसे ये पूछ लेना कभी कि बिंबिसार के बारे में कुछ बताइए कि क्या थे बिंबिसार? क्या बस ये इनका शासन काल यही था कि 544 ईसा पूर्व से 492 बानवे ईसा पूर्व तक बैठे 52 वर्षों तक? नहीं, इनकी सबसे अच्छी बात देखिए, 3 शादी हुई थी इनकी। कितनी? 3 शादी। हम्म, 3 शादी उस समय राजाओं की यही होती थी कि 3 3 शादी होती थी। ठीक, अब 3 पत्नी थी, पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी। ठीक है, प्रथम पत्नी का क्या नाम था? महाकोसला देवी। कौन थी? महाकोसला देवी थी। दूसरी पत्नी कौन थी? हम्म, तो दूसरी पत्नी राजकुमारी चेलना। ठीक है, राजकुमारी चेलना थी। तीसरी पत्नी कौन थी? तो क्षेमा थी। क्षेमा, तीसरी पत्नी कौन थी? क्षेमा थी। हाँ, अब देखिए, और सबसे अच्छी बात यह है ना कि जो अजात शत्रु जिनसे जन्मा, उससे भी प्रश्न, चेलना से ही अजात शत्रु का जन्म हुआ। किससे? चेलमा से ही अजात शत्रु का जन्म हुआ। यही अजात शत्रु बिंबिसार को मार कर राजगद्दी पर बैठता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और है कि बिंबिसार का एक अन्य नाम भी मिलता है हमें। ठीक है, बिंबिसार का एक अन्य नाम भी क्या? श्रेणिक। बिंबिसार को श्रेणिक भी कहते हैं। अच्छा, कभी आपसे पूछ ले कि ये किस धर्म को मानने वाला था? कभी ऐसे भी बन सकता है कि किस धर्म को मानने वाला था। ठीक, तो देखिए श्रेणिक जो नाम है ना, वो जैन धर्म में ही मिलता है, कि इसका नाम श्रेणिक जो है जैन धर्म में ही मिलता है। तो इससे तो हम ये अनुमान लगा ही सकते हैं कि जैन धर्म से ये प्रभावित था। ठीक है, जैन धर्म से यह प्रभावित था। ठीक, अब देखिए इसी के शासन काल में जो है ना, अगर हम देखें जो मगध साम्राज्य था बिंबिसार के ही शासन काल में, जो 52 वर्षों तक लगभग बैठा। ठीक, इसी के शासन काल में जो है मगध ना, शासन काल में अगर हम देखें तो मगध चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। क्या होता है? चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। ठीक, अब देखिए इसने क्या किया ना, जो वैवाहिक संबंध थे उन्हीं को बना बना कर राजनीतिक प्रतिष्ठा पा लिया था। ठीक, किसी, जैसे अगर हम देखें कि जो इनकी पहली पत्नी थी कौन? महाकोसला थी। महाकोसला थी, ये कौन थी? हाँ, तो ये कौशल राज की पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन थी। अच्छा, इनसे शादी हुआ तो दहेज में काशी मिला था इनको। क्या मिला था? काशी मिला था। ठीक है, अब देखिए हम जब चेलना की बात करते हैं, चेलना की चर्चा भी हम लोगों ने किया है। चेलना वही थी जिससे अजात शत्रु का जन्म होता है। ठीक है, ठीक है, चेलना क्या होती है? ये कौन होती है चेलना? तो चेलना के बारे में ये जानिए कि ये जो वैशाली की लिच्छवी की राजकुमारी थी, वैशाली। मतलब ये भी राजकुमारी थी, वैशाली लिच्छवी की राजकुमारी थी ये।
लिच्छवी की राजकुमारी थी, लिच्छवी। ठीक, लिच्छवी की क्या थी, राजकुमारी थी। अब देखिए, जो तीसरी पत्नी थी ना, वह भी जो क्या थी, जो तीसरी पत्नी थी क्षेमा, अगर हम देखें तो ये पंजाब में एक मद्रकुल था, उसकी राजकुमारी थी। पंजाब तक पहुंच गए ये मद्रकुल, ठीक है, इसकी राजकुमारी थी। तो हमें एक बात स्पष्ट ये हो गई ना कि भाई साहब इन्होंने बड़े बड़े घरों में शादी करके ना, ठीक है, राजनीतिक प्रतिष्ठा तो बहुत बना ली थी। ठीक, अब देखिए और क्या किया, अगर हम देखें ना कि इनको मारा कौन, तो इन्हीं का पुत्र था अजात शत्रु, मतलब चेरना का लड़का अजात शत्रु जो है इनको मार देता, और ये लगभग 52 वर्ष तक गद्दी पर बैठते हैं। कब से कब तक, 544 से कितना, 492 ईसा पूर्व तक। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग जो है अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हमसे कह रहे हैं ना कि सूची एक का मिलान सूची दो से कर दीजिए। ठीक है, मतलब लिस्ट वन को लिस्ट टू से मिलाइए। ठीक, अब आ गया राजधानियों से प्रश्न, 16 महाजनपदों से प्रश्न आ गया। कह रहे हैं कि मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों या कोट्स का उपयोग करके सही उत्तर को चुने। ठीक है, कोट्स को खोज लिया जाए भाई, कोट्स क्या है। ठीक, अब देखिए महाजनपद दे रहा है और उनकी राजधानियों का वर्णन दे रहा है, महाजनपद और उनकी राजधानियों का वर्णन दे रहा है। अब देखिए एक बात ये जानिए, 16 जो महाजनपद थे ना, इनका उल्लेख अगर पूछे कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में, ठीक है, अगर हमसे पूछे बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में मिला, हाँ, तो अंगुत्तर निकाय में मिला। किसमें, अंगुत्तर निकाय में मिला। ठीक, अगर हमसे ये पूछे कि जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ था, जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। ठीक, अब देखिए अगर हमसे पूछे जैन धर्म किस ग्रंथ में जो है मिलता है, तो भगवती सूत्र जो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है, भगवती सूत्र। ठीक, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में क्या मिलता है, तो भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए 16 महाजनपद थे, अब उसमें शक्तिशाली कौन थे, यह भी प्रश्न बनता है। ठीक है, कि शक्तिशाली कौन थे, तो देखिए मगध के बारे में अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे, मगध। ठीक है, मगध शक्तिशाली था, कौशल था, कौशल था। ठीक है, और कौन था, वत्स था, अवंती, और अवंती भी सबसे शक्तिशाली थी, अवंती। अब देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि राजधानी कौन कौन सी है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। पहले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, फिर महत्वपूर्ण बिंदु पे चलते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि मल्ल की राजधानी, ठीक है, जो है महाजनपद है, उसकी राजधानी कौन थी, तो देखिए कुशीनारा के मल्ल, ऐसा बोला कुशीनारा के मल्ल, ऐसे बोला ही जाता कुशीनारा के मल्ल। तो हमें ये पता चल गया कि मल्ल की राजधानी कुशीनारा है। अब देखिए हम लोग विकल्प में ढूंढे, एक का चौथा कहीं मिल रहा है, भाई साहब उत्तर तो हमें मिल गया पहले ही में। ठीक है, लेकिन हम लोग चारों विकल्प को देखेंगे और एकदम अब देखिए अंग पूछे, महाजनपद अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक है, गांधार पूछे तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, वत्स पूछे तो वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। ठीक, अब देखिए अब हम लोग ये जाना जाए ना कि 16 जनपद में कौन कौन से जनपद थे और उसकी राजधानी क्या थी। ठीक है, देखिए एक महाजनपद था काशी, काशी, इसकी राजधानी क्या थी, वाराणसी थी, वाराणसी थी। 16 महाजनपदों में है ये, वाराणसी थी। ठीक, अब देखिए हमसे पूछे कौशल, अभी देखिए इस प्रश्न में आया क्या, कौशल नहीं आया है। तो हमसे पूछे कौशल की राजधानी, तो श्रावस्ती थी, श्रावस्ती थी। हाँ, अयोध्या भी मिलता है या फैजाबाद मंडल भी मिलता है। ठीक, हमसे पूछे अंग की राजधानी, देखिए इसी प्रश्न में आया अंग की राजधानी अगर पूछ ले तो चंपा है। क्या है, चंपा है। ये कहाँ था, ये भागलपुर एवं मुंगेर में था। अब देखिए तीन हम लोग राजधानी को पढ़ लिए, हाँ तीन राजधानी को पढ़ लिए कि रिवीजन करते हैं कि काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी। ठीक, और हम लोगों ने पढ़ा अंग की राजधानी चंपा थी। अब देखिए मगध की राजधानी, मगध की राजधानी क्या थी, तो पहले तो राजगिरी थी ना, राजगिरी ही थी महाजनपद काल में, वो तो बाद में उदय ने पाटलिपुत्र बनाया। मगध की राजधानी हमने देखा राजगिरी थी। ठीक, वज्र की राजधानी, वज्र की राजधानी वैशाली थी। ठीक है, ये तो आराम से याद कर लेंगे, वज्र वैशाली। ठीक, वज्र की राजधानी वैशाली थी। अगर हम देखें मल्ल, देखिए प्रश्न में भी आया, तो कुशीनारा के मल्ल थे, तो इनकी राजधानी क्या हो गई, कुशीनगर हो गई या फिर कुशीनारा हो गई। ठीक है, अब देखिए
चेदी एक वंश था, चेदी, चेदी राज्य था, महाजनपद था। इसकी राजधानी क्या थी? तो सोथिवती थी, सोथिवती थी। क्या थी? सोथिवती थी। आइए फिर से रिवीजन करते हैं कि इसके आगे क्या था। अब हम लोगों ने कुल लगभग सात छह राज्यों को देख लिया। छह सात राज्यों को देखा। अब देखिए, वत्स की राजधानी हम लोगों ने देखा। वत्स, देखिए ये पूछा ये प्रश्न, वत्स की राजधानी कौन थी? कौशाम्बी थी। कौशाम्बी थी। ठीक। और देखिए, पांचाल की राजधानी क्या थी? पांचाल महाजनपद की राजधानी अगर पूछ ले तो उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल दो भागों में बटा था। अगर उत्तरी पांचाल को देखें तो उसकी राजधानी थी क्या? अहिच्छत्र, अहिच्छत्र थी। ठीक है, अहिच्छत्र। अगर दक्षिणी पांचाल का पूछ ले हमसे कि दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी, तो क्या थी? काम्पिल्य था, काम्पिल्य। ठीक है, काम्पिल्य था। अब देखिए, अगर हमसे पूछे मत्स्य, मत्स्य मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आगे हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। फिर अभी फिर कहीं प्रश्न आएगा तो जनपदों को देखेंगे। मत्स्य की राजधानी क्या थी? मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर। ठीक है, विराटनगर ये कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। ठीक है, मत्स्य विराटनगर, मत्स्य विराटनगर। जैसे ऐसे सोचिए, मछली बड़ी बड़ी, विराट मछली, मत्स्य विराटनगर, ऐसे सोचिए। अब देखिए हमारे सामने ये प्रश्न तो हमारा सही उत्तर हो गया। अब हम लोग व्याख्या को देखेंगे, फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि सही सुमेलन यह है कि मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी। कुशीनारा थी। ठीक। अंग की राजधानी चंपा थी। गांधार की राजधानी तसीला थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है। ठीक। हमसे कह रहे हैं ना कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ठीक। विश्व का पहला, शब्दों पे ध्यान दीजिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? क्या मौर्य के द्वारा? क्या नंद के द्वारा? हम्म या फिर जो है गुप्त के द्वारा, या लिच्छवी के द्वारा? ठीक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लिच्छवी होगा। ठीक है, क्या होगा? लिच्छवी होगा। अगर हमसे ये पूछ लेना कि वैशाली में, ठीक है, वैशाली में जो वज्र की राजधानी थी वैशाली, वहां पर सबसे पहले गणतंत्र स्थापित करने वाले कौन थे? या ऐसे पूछे कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा कि लिच्छवी। अब देखिए व्याख्या पढ़ते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं लिच्छवी के बारे में। कह रहा है कि वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। ठीक है, बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य था। कह रहा है कि लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। देखिए जो महाजनपद था वज्जी, ठीक है, महाजनपद था वज्जी। जनपद था क्या? वज्जी। वज्जी की ही राजधानी क्या थी? वज्जी की ही राजधानी थी वैशाली। हाँ। और वैशाली के अगर हम देखें सर्व प्रमुख जो है कौन थे? लिच्छवी थे। और यही लिच्छवी जो है विश्व का सबसे पहला गणतंत्र स्थापित करते हैं। ठीक। वज्जी संघ। ठीक है, अब देखिए तो हमें पता चल गया वज्जी एक महाजनपद है जिसका जो है राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? अगर हमसे पूछ ले कि वज्जी की राजधानी क्या है तो हम तुरंत बताएंगे वैशाली है। सर क्या है? वैशाली है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? तो हमसे कह रहे हैं ना कि ईसा पूर्व, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था, वही बात है। ठीक है, कहाँ थी? मतलब ईसा पूर्व छठी शताब्दी में, छठी शताब्दी में जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी विश्व की पहली, क्या वैशाली में थी? ठीक है, एथेंस में थी। जान के एथेंस को दे रहे हैं कि प्लेटो लेटो यहीं के थे, लाओ दे देते हैं। स्पार्टा, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वैशाली में थी। और वैशाली जो है ना, अगर हम देखिए वज्जी की बात करें तो वज्जी जो है 8 राज्यों का एक संघ था। कितने? 8 राज्यों का एक संघ था। और सुनिए, इसमें जो है ना वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और कुंड ग्राम के ज्ञातिक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। अब बुद्ध के समय जो है अगर हम देखें तो ये सबसे शक्तिशाली संघ था। कौन? वज्जी। अब देखिए व्याख्या में क्या बता रहा है। व्याख्या में हमसे कह रहे हैं व्याख्या में
कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में, ठीक है। हमसे अगर पूछे ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की सबसे पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है, कहाँ लागू की गई, तो वज्जी की राजधानी थी वैशाली, वहीं पे लागू हुई, ठीक है। वस्तुतः छठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक दो राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। मतलब कुशीनारा के जो मल्ल है वहां भी, और वैशाली, ठीक है, जो वज्र की जो है राजधानी है वहां भी, ठीक। अब देखिए, कह रहा है वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? वैशाली के लिच्छवी थे। और इससे अभी हम लोग का एक प्रश्न सामना हुआ था, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न, कह रहे हैं मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, एक बार पूछा बीपीएससी 2011 में कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या पाटलिपुत्र होगा, या फिर राजगृह होगा, या वैशाली होगा, या चंपा होगा? तो राजगृह होगा। बाद में ना उदयन ने क्या किया? उदयन ने क्या किया? उदयन ने इसे पाटलिपुत्र स्थापित किया। उदयन का समय फिर से देख लेते हैं, ठीक है। क्या? 460 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व था। 412 ईसा पूर्व था। अब देखिए अगला क्या कह रहे हैं, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगिरी या गिरिवश को अपनी राजधानी बनाई। पुराणों के अनुसार, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था, जिसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व होती है। इसके पश्चात अजातशत्रु यही मार दिए थे। अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से क्या पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, ठीक है। और उदयन अपने पिता अजातशत्रु को मार देता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? देखिए, क्या पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, चंपा थी, अंग था, ठीक है। प्राचीन समय में पूछ रहे हैं, ना कि पूछ रहे हैं कि इस समय थी क्या थी, ठीक है। प्राचीन समय पूछ रहे हैं, ठीक। अब देखिए इनमें से क्या होगा? कोई नहीं होगा, क्योंकि प्राचीन समय में तो भी हम लोग बार बार वही पढ़ रहे हैं, मगध की राजधानी राजगिरी थी, ठीक है, जिसे जो है क्या उदय ने पाटलिपुत्र किया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अब देखिए हमसे अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। अब देखिए ये प्रश्न बीपीएससी प्री 2023 की परीक्षा में मतलब लेटेस्ट प्रश्न है। कह रहे हैं प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? हम्म प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी कौन थी? राजगिरी थी, कि चंपा थी, कि वैशाली थी, कि पाटलिपुत्र था? तो राजगिरी था, राजगिरी था। अब आइए व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या को देखते हैं बड़े अच्छे ढंग से क्या बता रहे हैं व्याख्या में। तो कह रहे हैं कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिरी मतलब वर्तमान राजगीर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला शासक कौन था? पहला शासक राजवंश बृहद्रथ वंश था, जिसका संस्थापक बृहद्रथ था। बृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। महाभारत में यहाँ के शासक के रूप में जरासंध का उल्लेख प्राप्त होता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हर्यक वंशी शासक बिंबिसार के नेतृत्व में मगध साम्राज्य का पुनरुत्थान हुआ। इनका समय क्या था? पुनः देखेंगे, इनका समय 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व था। हर्यक वंश का समय कितना था? 544 से 412 ईसा पूर्व, ठीक। ये लगभग बिंबिसार लगभग 52 वर्ष तक जो है गद्दी पर बैठते हैं, मतलब शासन करते हैं। अब देखिए हमसे पूछ कह रहे हैं कि बिंबिसार, अब देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे आ गया, पूछ रहे बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा? वहां वंश के अनुसार, महावंश के बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? क्या वह 15 वर्ष में बैठा था? क्या वह 15 वर्ष में बैठा था, या फिर वह 18 वर्ष में बैठा था, 20 वर्ष में बैठा था, ठीक है।
कि 21 वर्ष में बैठा था। तो एक बात पता चलती है, ठीक, कि जो है वो 15 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठा और 52 वर्ष, ठीक है, 52 वर्ष तक शासन किया। ठीक, अब देखिए, तो इसका सही उत्तर ए हो गया कि 15 वर्ष की उम्र में। अब सोच लीजिए 15 वर्ष की उम्र में कोई गद्दी पे बैठ रहा है। अब देखिए बिंबिसार का जन्म 558, कहीं कहीं 559 ईसा पूर्व के आसपास एक सरदार भट्टिया के पुत्र के रूप में हुआ था। अब देखिए, कह रहे हैं कि महावंश के अनुसार, ठीक, उसने 543 ईसा पूर्व में 15 वर्ष की आयु में मगध, ठीक है, अब यही 543 या 544 जो मिल जाए कि आयु में गद्दी संभाली थी। बिंबिसार, अब देखिए बिंबिसार ने हरेक वंश की स्थापना की, ठीक, हम लोगों ने कई बार पढ़ा, तथा मगध साम्राज्य का विस्तार किया। देखिए मगध साम्राज्य में अगर हम देखें, अगर मगध राज्य के प्रमुख वंश हम देख ले, इस पे तो एक बार चर्चा होनी चाहिए कि मगध साम्राज्य के कौन कौन से वंश थे। तो देखिए सबसे पहले तो हरेक वंश आता है, हरेक वंश। मगध साम्राज्य में सबसे पहले क्या आता है, हरेक वंश आता है। उसके बाद क्या आता है, ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आएगा आपका शिशुनाग वंश। क्या है, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। अब देखिए नमो में संस्थापक लिखा, शिशुनाग मतलब इसका संस्थापक कौन होगा, खुद शिशुनाग ही होगा। ठीक है, अब इसमें प्रमुख शासक अगर हम देखें तो शिशुनाग, कालाशोक, ये लोग थे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद नंद वंश आया। शिशुनाग वंश के बाद क्या आया, नंद वंश आया। इसमें कौन थे, तो महापद्म नंद का नाम सुने होंगे, वो जो है इसके प्रमुख शासक थे। धनानंद भी इसके प्रमुख शासक थे। ठीक है, धनानंद। अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है ना, अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था। देखिए दो, ये अभी प्रश्न कब आया, बीपीएससी 2011 में आया। ठीक है, किस वंश से संबंधित थे, क्या मौर्य से थे, हर्यक से थे, नंद से थे, या गुप्त से थे। तो अभी हम लोग कई बार देख रहे हैं कि हर्यक वंश में भाई साहब 3 लोग हैं। पहले इनके पप्पा हैं कौन, बिंबिसार जी। ठीक है, बिंबिसार के बाद कौन है, बिंबिसार के बाद कौन है, तो अजात हैं, अजात शत्रु हैं, अपने पापा को मार के गद्दी पे बैठे। ठीक है, दुर्भाग्य है ये इनका। अब देखिए इनकी भी मौत तय है, तो उदयन आया, इनको मारा और गद्दी पर बैठा। ठीक, तो हम देखते हैं कि अजात शत्रु किस वंश के हैं। कई बार प्रश्न बना हर एक वंश के हैं। ठीक, एक बार देखिए, एक बार यूपी पीसीएस जो है 2016 में परीक्षा में प्रश्न बना, पूछा ये गया ना कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है। ठीक है, और उसमें विकल्प में दिया था बिंबिसार, चंड प्रदोत, प्रसन्नजीत, उदायन। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिंबिसार। अभी हम लोग वैद्य जीवक से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। हम लोग शुरू में बड़े अच्छे ढंग से सारी चीजों को पढ़े थे। ठीक, अब देखिए हमसे कह रहे हैं ना कि अजात, अजात शत्रु वंश किस वंश का था ये पूछा, तो हम इसका सही उत्तर हो गया कि अजात शत्रु जो है हर्यक वंश का था और मगध का शासक था। अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर दिया। अब देखिए अजात शत्रु बहुत कम वर्ष, ठीक है, सबसे कम यही 32 वर्ष। ठीक है, अब घटा लीजिए आप, ठीक है, घटा लीजिए 32 वर्ष आ जाएगा। ये 32 वर्ष ही जो है गद्दी पर बैठा। अगर इसका समय देखे 492 से 460, अगर हम देखें कि बिंबिसार कब बैठे, तो भाई साहब बिंबिसार 544 से और 400, बिंबिसार 544 से 492 बैठे। ठीक है, अगर पूछे कि अजातशत्रु कब से बैठे, तो 492 ईसा पूर्व से कब, 460 ईसा पूर्व। हाँ, अगर हमसे ये पूछे कि उदयन कब से बैठे, तो 460 से 412 ईसा पूर्व, मतलब 48 वर्ष ये थे, 32 ये थे, सबसे ज्यादा पिता थे कौन, 52 वर्ष थे। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न। अच्छा, ये बातें भी समाप्त नहीं हुई कि हत्या तो की है और गद्दी पर बैठे। ठीक है, अब इसकी भी हत्या उसके पुत्र उदायन, कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी। ठीक, अब देखिए अजात शत्रु के वंश का नाम था, उसके डायनेस्टी का क्या नाम था, क्या मौर्य था, हर्यक था, या नंद था, या गुप्त था, तो हर्यक था। ठीक है, हरेक वंश का समय हमसे पूछे, ठीक है, अगर हमसे कभी पूछ ले कि हरेक वंश का समय कब से कब तक था, तो 544 ईसा पूर्व से कितना, 412 ईसा पूर्व। ठीक है, अगर एक प्रश्न ना मेरे इतने बोलने से अगर आपका सही हो जाता है ना, तो ये जान लीजिए कि मेरा जो परिश्रम है वो सफल हुआ। अब देखिए 16 जनपदों की सूची उपलब्ध है। ठीक है, क्या महाभारत में उपलब्ध है, या अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है, हाँ, या
भाई साहब छांदोग्य उपनिषद में उपलब्ध है या फिर संयुक्त निकाय में उपलब्ध है। ठीक है, अब देखिए दो चीजें हैं। अगर हमसे बौद्ध धर्म का पूछ रहा है, ठीक है, बौद्ध धर्म में 16 जनपद किसमें है, तो अंगुत्तर निकाय में है। और यहाँ सीधे 16 जनपद पूछा है और विकल्प में अंगुत्तर निकाय है। भगवती सूत्र की चर्चा तो है नहीं, लेकिन हमसे पूछे कि जैन धर्म के किस ग्रंथ में, जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 जनपदों का उल्लेख है, तो ध्यान दीजिएगा भगवती सूत्र। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, ठीक है, अंगुत्तर निकाय हमारा सही उत्तर हो गया। अब देखिए क्या कहानी है। कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अंग, ठीक है, अंग। अब देखिए यही इसकी राजधानी देखते रहते हैं हम लोग। अंग की राजधानी क्या है, अंग की राजधानी है, ठीक है, चंपा। चंपा इसकी राजधानी हो गई। मगध की राजधानी क्या है, तो हम देखते हैं कि मगध की राजधानी क्या है, राजगिरी। वो तो बाद में पाटलिपुत्र किया गया ना, ध्यान दीजिएगा इस बात को, राजगिरी है। अगर हमसे पूछे काशी की राजधानी क्या है, ठीक है, तो काशी की राजधानी क्या है, तो काशी की राजधानी वाराणसी है, वाराणसी है। यही क्लियर कर लेंगे राजधानी है हम लोग। कौशल की राजधानी क्या है, हाँ, क्या कौशल की क्या राजधानी है, तो कौशल की श्रावस्ती भी मिलता है, अयोध्या भी मिलता है। श्रावस्ती, श्रावस्ती और अयोध्या, अयोध्या, ठीक है। अब देखिए वज्र, वज्र तो वैशाली, एकदम लिच्छवी वाला वैशाली, वैशाली राजधानी थी, ठीक। मल्ल कुशीनारा के मल्ल, ठीक है, कुशीनगर, नगर कर लीजिए आप, ठीक, ठीक है। पावा भी मिलता है, कुशीनगर एवं पावा करके। अब देखिए चेदी का पूछ ले हमसे, चेदी की, तो इसी का जो है सोथीवती, सोथीवती, सोथीवती इसकी राजधानी थी, ठीक। वत्स की राजधानी क्या थी, वत्स की राजधानी हमसे पूछे, तो ये भी अभी हम लोग हल कर रहे थे, इसकी राजधानी कौशाम्बी होगी। क्या होगी, कौशाम्बी होगी। हमसे पूछे कुरु की राजधानी, कि बताइए कुरु की राजधानी क्या है, तो कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ है। क्या है, इंद्रप्रस्थ है। लिखते हैं अभी हम लोग इसको कि कुरु की राजधानी सर क्या है, इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ है, ठीक है। अगर आप ये बुक लेके पढ़ रहे हैं तो लिख डालिए आप भी मेरे साथ। अब देखिए पांचाल की राजधानी क्या थी, तो दो चीजें हैं, एक उत्तरी और दक्षिणी पांचाल है। अगर उत्तरी पांचाल का पूछे तो अहि छत्र है, अहि छत्र, अहि छत्र हो गया। अगर हमसे दक्षिणी पांचाल की पूछे तो कामपिल्य हो गया, कामपिल्य। इस पे हमें ध्यान देना होगा, ठीक। अब मत्स्य, वही विराट नगर राजस्थान वाला, कि मत्स्य विराट है। अभी हम लोग इस पे बात कर रहे थे, ठीक है, कि मत्स्य विराट है। अब देखिए हमसे पूछे शूरसेन, ठीक है, शूरसेन की राजधानी क्या थी, तो मथुरा थी। आधुनिक जो ब्रजमंडल है मथुरा, शूरसेन, ठीक। हमसे पूछे अश्मक, ठीक है, कि अश्मक की राजधानी क्या थी, ठीक है, तो पोतना या पोटली। दक्षिण भारत का एकमात्र यही जनपद था, महाजनपद था, ठीक है। हमसे पूछे कि जो है अश्मक की राजधानी कहाँ थी, तो दक्षिण भारत में जगह था पोतना, या इसी को पोटली भी मिलता है, वहां थी। अवंती की राजधानी क्या थी, बहुत महत्वपूर्ण, अवंती जान लीजिए, एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। तो अवंती की राजधानी जो है, देखिए अवंती भी दो भागों में बटा है, एक तो क्या दक्षिण और एक उत्तरी, ठीक है। तो उत्तरी की राजधानी क्या थी, उत्तरी की राजधानी क्या थी, उत्तरी की राजधानी क्या थी, हाँ, तो अगर हम देखें उत्तरी की तो उज्जैनी, उज्जैनी मिलता है, उज्जैनी। और दक्षिणी में क्या है, महिष्मती है, महिष्मती है, ठीक है, महिष्मती है। अब अंतिम में हमारा क्या बचा, गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, क्या तक्षशिला थी। अब देखिए तक्षशिला। अब देखिए लास्ट एकदम बचा कंबोज, ठीक है, इसका हाटक मिलता है, हाटक, हाटक राजधानी थी, ठीक है, कहाँ पे, कश्मीर में था ये, ठीक, कश्मीर में। अब देखिए हम लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से 16 महाजनपदों की राजधानियां को देखा, ठीक है। अगर आपके पास जो है अगर बुक है ना, उस पर पेंसिल से आप लिख लेंगे तो ये जान लीजिए कि आपका एक प्रश्न परीक्षा में मिल सकता है, ठीक है। और यूपी पीसीएस उसीएस में तो एक प्रश्न महाजनपदों से रहता है किसी न किसी रूप में। अब देखिए इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद असमक दक्षिण भारत में स्थित था, अभी हम लोगों ने चर्चा किया। अब देखिए ये डिफरेंट हो गया ना, एक यूनिक हो गया, तो इसके आने की संभावना बढ़ गई कि इन महाजनपदों में से अगर हम असमक को देखें तो एकमात्र दक्षिण का यही है महाजनपद, ठीक। अब देखिए जन वशव सूत्र में कुल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 जनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहां इनके नाम कुछ भिन्न प्रकार से हैं, ठीक। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है, देखिए अभी हम लोगों ने
चर्चा की थी ना, जो बिंबिसार था वो अपने मित्र के यहाँ क्या करता है, अपने मित्र के यहाँ भेज देता है अपने जीवक वैद्य को, ठीक। अब कौन वो मित्र रहते हैं, तो अवंती के जो है चंड प्रदोत इनका नाम रहता है, वो वहीं के रहते हैं। अब देखिए विकल्प में कह रहे हैं कि चंड प्रदोत कहाँ के राजा थे, हालांकि यहाँ केवल प्रदोत लिख रहे हैं, काशी के, कौशल के, मगध के, अवंती के, ठीक है। तो ये अवंती के थे, कहाँ के थे, अवंती के थे। और सुनिए, जो ये थे ना, कौन, बिंबिसार भाई साहब, बिंबिसार ने क्या किया, बिंबिसार ने जब इनसे मित्रता हो गई, इनसे मित्रता हो गई, तो जो है अपने जीवक को बिंबिसार ने इनके क्या, इनके इलाज के लिए भेज दिया था, ठीक। और देखिए कई बार जो है प्रश्न बन गया। अब देखिए व्याख्या में क्या कह रहे हैं, व्याख्या में क्या कह रहे हैं, बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रदोत था, ठीक है। इसकी पुत्री बारन बख्ता से वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया, ठीक है, जिसका उल्लेख भास रचित स्वप्नवास दत्ता में मिलता है। अब देखिए हमें संस्कृत साहित्य की भी एक रचना पता चल गई कि स्वप्नवास दत्ता किसका है, तो भास का है, ठीक है। इसमें क्या है, तो ये जो है ऐतिहासिक घटना पर आधारित एक नाटक है। अब देखिए आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, ठीक है। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंतिक था, ठीक है, जिसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती, ठीक है, की राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। इसके पहले के वीडियो मतलब इसके पहले के प्रश्न में हम लोगों ने ये बात की चर्चा की थी। अब देखिए वही बातें जो हम लोग शुरू से कर रहे हैं, आ गया प्रश्न कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, क्या सीलभद्र था, विजयसेन था, जीवक था, या मनु था। देखिए लेटेस्ट प्रश्न है 22 का। अब देखिए इसका सही उत्तर क्या है, जीवक। यही तो जाता है, जब मित्रता कर लेते हैं अवंती के शासक चंड प्रदोत, तो बिंबिसार इन्हीं को भेजता है, जीवक को भेजता है उनके इलाज के लिए। देखिए अब हमारे सामने व्याख्या है, बड़े अच्छे ढंग से व्याख्या देखेंगे। कह रहे हैं कि मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रदोत के इलाज के लिए भी भेजा था, ठीक। अब देखिए मगध साम्राज्य, अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, कह रहे हैं मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, वही बात कह रहा, सीलभद्र था, कि विजयसेन था, कि जीवक था, कि मनु था, तो जीवक था, ठीक। अब देखिए प्रश्न रिपीट कर दिए। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है, हमसे अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। समझ, देखिए पहली बात तो अगर हम देखें मगध साम्राज्य में, तो सबसे पहले तो हर्यक है, हाँ। हर्यक के बाद क्या है, शिशुपाल वाला जो है शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश। उसके बाद है क्या, नंद वंश, नंद वंश। अच्छा नंद वंश की अगर हम बात करें, तो पूछ रहे हैं किस राजवंश ने शासन किया मगध पर, ठीक। तो अब देखिए पहले विकल्प में कह रहे हैं कि मौर्य ने किया, शुंग ने किया, सुंग ने किया, कि गुप्त ने किया, कि कुषाण ने किया, ठीक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मौर्य ने किया। किसने, मौर्य ने किया। अब देखिए मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुपाल शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी, ठीक है। जैसे शिशु नाग था क्या, वो जो है शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग, अब उसका अंत कर दिए। अब क्या हुआ, अब नंद वंश की स्थापना हुई, ठीक। अब देखिए अब नंद वंश का अगर संस्थापक पूछ ले आपसे कौन थे, तो महापद्मनंद थे, ठीक है, महापद्मनंद, ठीक है, महापद्मनंद थे, ठीक। अब देखिए कह रहे हैं कि नंद वंश में कुल 9 राजा हुए, ठीक है, नंद वंश में कितने, कुल 9 राजा हुए, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई, और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। अब भाई साहब जब जनता, ठीक है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, अगर जनता आपकी जो है अगर विरुद्ध में हो गई, तो फिर आपका अंत तय है। अब देखिए कह रहे हैं कि इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया, ठीक है, धनानंद का कर दिया हत्या। किसने किया, तो किसने किया, मौर्य जी ने किया। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, ठीक है। अब कब किया, तो 322 ईसा पूर्व में किया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, 322 ईसा पूर्व में किया, ठीक।
अच्छा, एक प्रश्न यह भी बनता है कि मौर्यों के शासनकाल में मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। माने नंद वंश के तुरंत पश्चात मौर्य वंश, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के द्वारा। ठीक है, अब देखिए कहानी ये थी ना कि जब चाणक्य धनानंद के दरबार में आते हैं तो उनको अपमानित किया जाता है। ठीक है, चाणक्य जो है अपमानित होते हैं किसके द्वारा? धनानंद के द्वारा। अब मामला वहीं बिगड़ जाता है, भाई साहब चाणक्य को आप अपमानित करेंगे। अब देखिए इसके उपरांत शुंग, कण्व, गुप्त आदि ने शासन किया। प्रश्नानुसार निकटतम सही उत्तर क्या है? निकटतम सही उत्तर क्या है? ए है, मतलब मौर्य वंश। प्रश्नानुसार इसका उत्तर क्या होगा? मौर्य वंश सही होगा। ठीक, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। ठीक है, क्या यह जो है महावेगवाहन वंश से, चेदी वंश से थे, शातवाहन वंश से थे, या रथ भोजक वंश से थे? ठीक है, तो हम देखते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए हमसे पूछा है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। ठीक, तो विकल्प दे रहे हैं महावेग वंश, ठीक है, और चेदी वंश, सातवाहन वंश, रथ भोजक वंश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, ई होगा। व्याख्या को पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि कलिंग की चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। ठीक है, कौन था? महामेघ नामक नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का जो नाम था महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। ठीक, इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक क्या हुआ? खारवेल हुआ। ठीक है, खारवेल हुआ। अब देखिए तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो रहा है। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो रहा है क्योंकि महामेघ वंश की बात कर रहा है, फिर चेदी राजवंश। ठीक है, दोनों बात एक ही हो जा रही है और दोनों विकल्प में दे रहा है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक तो होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है क्या गिरनार के स्तंभ लेख से, जूनागढ़ के स्तंभ लेख के साथ, हाथी गुम्फा लेख के साथ, या सारनाथ लेख के साथ? ठीक है, तो खारवेल का संबंध हमेशा ध्यान रखिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा है। स, किसका संबंध? हाथी खारवेल का संबंध किससे? हाथी गुम्फा गुम्फा अभिलेख से। बहुत महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। अब देखिए कह रहे हैं कि कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से क्या था? एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा में, ठीक है, से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। और यही जो व्यक्ति था ना, ये जैन के लिए गुफा बनाया था उदयगिरी की पहाड़ियों में। अब देखिए इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राजाभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। ठीक, यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का क्या है? एकमात्र स्रोत है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज कुल जो है कितने प्रश्नों को हल किए हैं? 22 प्रश्नों को। कुछ प्रश्न बचे हैं उन्हें भी हल कर लेते हैं। देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है कि अंग जनपद की राजधानी थी, क्या चंपा थी? ठीक है, या रामग्राम था, कपिलवस्तु था, ठीक है, कुंडग्राम था? तो अंग जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। ठीक, चंपा थी। अब हमसे पूछे, ऐसे कोई पूछ लेना, आप रास्ते में जा रहा हो कि बताइए अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, तो तुरंत आपको बताना होगा कि अंग महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। चंपा कहाँ है? तो यह भागलपुर मुंगेर में है। ठीक है, तो हमें यह पता चल गया कि अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। अब देखिए अगर हम देखें कि व्याख्या में, तो सही उत्तर होगा उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त हुआ। अब हमसे पूछ ले कि किस किस राजधानी का नाम, ठीक है, किस राजधानी महाजनपद की राजधानी का नाम मालिनी भी है? ठीक है, तो चंपा। दीघ निकाय के अनुसार इस नगर का निर्माण की योजना वास्तुकार
माँ गोविंद ने बनाई थी। अब हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है, हमसे कह रहे हैं ना कि अब ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा आज का। कह रहे हैं कि बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोर गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? क्या यह राज चोल के द्वारा हुआ, या खारवेल के द्वारा हुआ, मेनांडर के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या है, खारवेल के द्वारा। अगर हमसे पूछ लेना कि बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई, तो ये खारवेल के द्वारा विजित की गई। पुनः सुनेंगे कि बराबर पर्वत श्रृंखला गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई, तो खारवेल ने इसको विजिट किया था। अब देखिए, कह रहे हैं चेदी वंश के शासक कौन थे, खारवेल थे, ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजिट किया। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, अगर कहीं आपको दिखे हाथी गुम्फा, ठीक है, तो सीधे सोचिएगा खारवेल को, ठीक है। अब खारवेल किस वंश का था, यह भी आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। तो चेदी वंश का था, ठीक है, किसका था, चेदी वंश का था। कौन था, खारवेल था। अच्छा, अब देखिए, कह रहा है कि चेदी वंश के महान शासक खारवेल ने ही क्या किया, तो खारवेल जो है, खारवेल से ही संबंधित है क्या, हाथी गुम्फा अभिलेख। यह अभिलेख भारत का प्रथम प्रशस्ति अभिलेख है, ठीक है। अब एक नई बात पता चल गई हमें कि यह जो अभिलेख है क्या है, भारत का प्रथम प्रशस्ति अभिलेख है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसी अभिलेख में पहली बार क्या है, महाराजा शब्द का उल्लेख हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।